आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी। और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा का मुद्दा ना बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। हम बात करने वाले हैं भारत के मिशन दिव्यास्त्र के बारे में और जो अग्नि 5 मिसाइल की MIRV टेक्निक है उस पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये क्लियर कर दें कि आज हमारा मिशन इस तकनीक का एक एक पुर्जा खोलकर समझना है। आखिर पूरी दुनिया इसकी चर्चा क्यों कर रही है। आज की चर्चा के लिए हमने पल्स इंडिया, विकिपीडिया, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और जियोस्ट्रैटा की रिसर्च रिपोर्ट्स का गहरा अध्ययन किया है। हाँ, इन सभी सोर्सेस को जब हमने साथ में रखा तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनती है। ये कोई मामूली मिसाइल टेस्ट नहीं था। तो चलिए सबसे पहले इस तकनीक के रहस्य को समझते हैं। आखिर ये मिशन दिव्यास्त्र इतना खास क्यों है कि ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी में इतनी हुलचल मच गई है? देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें अग्नि 5 को थोड़ा देखना होगा। ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज ना 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। 8000 किलोमीटर? वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो इसकी स्पीड है। जब ये अंतरिक्ष से वापस एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो इसकी स्पीड माख 24 तक पहुंच जाती है। वेट, मार्क 24? यानी आवाज की गति से 24 गुना तेज? एकदम सही, लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड पर आसपास की हवा भी जलकर प्लाज्मा बन जाती है। पर इस मिशन दिव्यास्त्र की असली जान है इसकी MIRV तकनीक, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाम तो काफी भारी भरकम है इसका। थोड़ा आम भाषा में तोड़िए इसको, मतलब ये काम कैसे करता है? जरूर। देखिए, पुरानी मिसाइल्स में आगे की तरफ सिर्फ एक सिंगल परमाणु वॉरहेड होता था। मिसाइल उड़ी और एक जगह जाकर टारगेट को हिट किया। अगर हवा में किसी ने उसको रोक लिया तो पूरी मिसाइल बेकार हो गई। राइट, चांस खत्म। हाँ, लेकिन ये MIRV तकनीक इसको बदल देती है। इसमें मिसाइल जब अंतरिक्ष में जाती है तो वो एक बस जैसी चीज को अलग करती है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग वॉरहेड्स बैठे होते हैं। अच्छा, मतलब एक ही मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड्स। बिल्कुल। और ये बस थोड़ा आगे जाकर एक वॉरहेड को ड्रॉप करती है, फिर दिशा बदलती है, दूसरा वॉरहेड छोड़ती है, फिर तीसरा। यानी एक ही मिसाइल से निकले वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर एक ही वक्त पर हमला कर सकते हैं। ओ, अब समझ में आया। अगर हम इसको ऐसे सोचें, मान लीजिए कि एक साधारण मिसाइल एक स्नाइपर राइफल की तरह होती है जो एक बार में एक ही निशाना लगाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पर ये जो MIRV है, ये एक ऐसी एडवांस्ड शॉटगन की तरह है जिससे निकली हर एक गोली या छर्रा अलग अलग दिशाओं में अपना सटीक निशाना खुद ढूंढकर हिट कर सकती है ना? एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया। शॉटगन जिसके हर छर्रे के पास अपना खुद का दिमाग और टारगेट हो। पर यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल बवाल उठ सकता है। देखिए, हमारी जो परमाणु नीति है वो नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी हम पहले हमला नहीं करते। सही बात है। तो जब हमारी सोच इतनी शांति प्रिय है तो अचानक से एक ही मिसाइल से कई शहरों पर हमला करने वाली ऐसी आक्रामक तकनीक की हमें क्या जरूरत पड़ गई? क्या इससे एक नए आर्म्स रेस की शुरुआत नहीं होगी? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। पर दिल्ली पॉलिसी ग्रुप और जियोस्ट्रैटा की रिपोर्ट इसको एक अलग नजरिए से देखती हैं। उनका मानना है कि ये आर्म्स रेस नहीं बल्कि मजबूरी में लिया गया एक बचाव का कदम है। बचाव का कदम? वो कैसे? देखिए, हमें अपने पड़ोस पर ध्यान देना होगा। चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक उनके पास 1000 वॉरहेड्स हो जाएंगे। 1000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और वो अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानों में DF5 और JL3 मिसाइल्स के नए बंकर्स और साइलोज बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी नीति है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, जिसका मतलब है कि वो छोटी लड़ाई में भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकी देते हैं, है ना? बिल्कुल। और पाकिस्तान ने भी अपनी अबाबील मिसाइल के जरिए इस MIRV टेक्निक का टेस्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका टेस्ट फेल हो गया था। उनके वॉरहेड्स कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गिर गए थे। अच्छा, फेल हो गया था। पर फिर भी मेरा वही सवाल है कि हम अपनी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की नीति से
कहीं भटक तो नहीं रहे? नहीं, भटक नहीं रहे। नो फर्स्ट यूज की नीति की इज्जत दुश्मन तभी करेगा जब उसको पता होगी हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी जवाबी हमले की क्षमता एकदम अचूक है। ओह, मतलब अगर दुश्मन हमला कर दे तो हमारा पलटवार इतना भयानक हो कि उसकी पूरी सभ्यता खत्म हो जाए, इसको ही असली डिटरेंस कहते हैं। एकदम सही। दुश्मन के मन में ये खौफ होना चाहिए कि वो चाहे जो डिफेंस सिस्टम लगा ले, वो हमारे जवाबी हमले को रोक नहीं पाएगा। और MIV तकनीक यही खौफ पैदा करती है। समझ गई। अच्छा, डिफेंस सिस्टम की बात निकली है तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक सैचुरेशन अटैक का बहुत बड़ा जिक्र था। ये डिफेंस शील्ड को भेदने का आखिर क्या गणित है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मजबूत किया है। उनके पास HQ-19 एंटी बुलिस्टिक सिस्टम और 4000 किलोमीटर रेंज वाला 610A अर्ली वार्निंग रडार है। साथ ही S-400 सिस्टम भी है। 4000 किलोमीटर की रेंज। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास HQ-9P सिस्टम है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर है। मैच 24 की रफ्तार से गिरती मिसाइल के आगे वो लगभग मजाक जैसा है। उसको तो पता भी नहीं चलेगा और खेल खत्म। हाँ, सही कहा। लेकिन चाइना का वो जो अर्ली वार्निंग रेडार है, उसको कैसे ठगा जाएगा? वहीं पर ये सैचुरेशन अटैक काम आता है। मान लीजिए कि हमने एक साथ 3 अग्नि-5 मिसाइल्स लॉन्च की। अंतरिक्ष में जाते ही वो सिर्फ असली वॉरहेड्स नहीं छोड़ेंगी, उनके साथ डीकॉयज यानी नकली वॉरहेड्स और चाफ भी निकलेंगे। एक सेकंड रुकिए, ये चाफ और डीकॉय क्या होते हैं? कैसे एक अरबों डॉलर का रेडार कुछ नकली चीजों से अंधा हो जाता है? देखिए, रेडार ना रेडियो तरंगे भेजता है जो सामने वाली चीज से टकराकर वापस आती हैं। अब ये जो चाफ होते हैं, ये दरअसल धातु यानी मेटल के पतले पतले बालों जैसे टुकड़े होते हैं। मिसाइल इन लाखों टुकड़ों को अंतरिक्ष में फैला देती है। अच्छा, तो जब रेडार की तरंगें इन लाखों मेटल के टुकड़ों से टकराती हैं, तो क्या होता है? तो रेडार की स्क्रीन पर अचानक एक विशाल सफेद धब्बा या क्लाउड बन जाता है। उस नॉइस के पीछे रेडार कुछ नहीं देख पाता। और रही बात डीकॉयज की, तो वो ऐसे गुब्बारे होते हैं जो रेडार को बिल्कुल असली वॉरहेड जैसे दिखते हैं। अरे वाह, ये तो गजब की तकनीक है। मतलब चाइना के कंप्यूटर पर जब स्कैन होगा तो अचानक से उनको 30-40 या शायद 60 वॉरहेड्स अपनी तरफ आते दिखेंगे। हाँ, और उन 60 में से शायद सिर्फ 12 असली होंगे, बाकी सब कचरा या नकली होंगे। दुश्मन का सुपर कंप्यूटर इतने डेटा से ओवरलोड होकर हैंग हो जाएगा। वो तय ही नहीं कर पाएगा कि किसे रोकना है। अद्भुत। अरबों डॉलर के सिस्टम को धातु के टुकड़ों से मात देना, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। खैर, ये तो हुई अग्नि 5 की बात। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि DRDO रुकने वाला नहीं है। वो अग्नि 6 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने हाल ही में इशारा दिया था कि इस एडवांस्ड ICBM को बनाने की तकनीक हमारे पास है, बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। 10,000 किलोमीटर। अब यहाँ एक बड़ा तर्कसंगत सवाल दिमाग में आता है। जब हमारे मुख्य खतरे चीन और पाकिस्तान बिल्कुल पड़ोस में है, तो हमें अचानक से 10,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल क्यों चाहिए? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इस लंबी रेंज का मकसद दूर हमला करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है सर्वाइवलिटी, यानी अपनी मिसाइल्स को बचाकर रखना। बचाकर रखना, इसे थोड़ा विस्तृत रूप में बताइए। देखिए, अगर रेंज सिर्फ 5,000 किलोमीटर होगी, तो दुश्मन के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें अपनी मिसाइल्स को बॉर्डर के पास या उत्तर भारत में तैनात करना पड़ेगा, है ना? राइट, ताकि वो उनकी रेंज में आ सके। बिल्कुल। लेकिन यही खतरा है। अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ पहला हमला कर दें, तो वो बॉर्डर के पास रखी मिसाइल्स को सबसे पहले तबाह करना चाहेंगे। ओह, तो अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ। इसलिए 10,000 किलोमीटर की रेंज चाहिए। एकदम सही। जब रेंज 10,000 किलोमीटर होती है, तो आपको मिसाइल्स को खतरे वाले इलाके में रखने की जरूरत ही नहीं है। आप इनको देश के भीतरी हिस्सों में, जैसे दक्षिण भारत के जंगलों में या अंडमान और निकोबार द्वीपों पर छुपाकर रख सकते हैं। वाह, यानी जहां दुश्मन का पहला हमला आसानी से पहुंच ही ना सके, और वहां बैठकर भी हमारी मिसाइल उनकी किसी भी शहर को तबाह करने की ताकत रखेगी। हाँ, और इसी को कहते हैं अल्टीमेट सर्वाइवलिटी। आप दुश्मन के हर कैलकुलेशन को जीरो कर देते हैं। ये सच में शतरंज का वही खेल है जिसमें हम अपनी रानी को सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं।
जब भी भारत ऐसी एडवांस टेक्निक का टेस्ट करता है तो अमेरिका और नेटो काफी शोर मचाते हैं। इस बार कैसा रिएक्शन था उनका? इस बार ना माहौल बिल्कुल उलट था। वॉशिंगटन के हेरिटेज फाउंडेशन के एक्सपर्ट्स जैसे लिजा कर्टिस और बेकर स्प्रिंग और डॉक्टर थॉमस मिलर ने इस टेस्ट पर बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने इसे बहुत आम बात की तरह लिया। हैरानी की बात है, अमेरिका जैसा देश जो हमेशा नॉन प्रोलिफरेशन का ठेकेदार बनता है, उसने एक शब्द नहीं कहा। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो भारत का बिल्कुल साफ ट्रैक रिकॉर्ड, हमने कभी अपनी तकनीक किसी को नहीं बेची। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका खुद चाइना के विस्तारवाद से परेशान है। तो वो चाहते हैं कि एशिया में कोई तो हो जो चाइना को टक्कर दे सके। बिल्कुल, वो भारत को एक मजबूत काउंटर बैलेंस के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारा ताकतवर होना उनके ही हित में है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अच्छा, और चाइना और पाकिस्तान की तरफ से क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया? वहां तो खलबली मची होगी। चाइना का रिएक्शन बहुत विरोधाभास वाला था। एक तरफ उनके सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने इसे हल्का साबित करने की कोशिश की कि इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके कट्टर मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सीधी चेतावनी दे डाली। एक तरफ कहना कि फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ चेतावनी देना, हसीन मजाक है। और पाकिस्तान का क्या हाल था? पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस बार हैरान करने वाली हद तक शांत थी। उन्हें शायद रियलिटी चेक मिल गया है। जिसका टेस्ट 2 किलोमीटर में फेल हो गया हो, वो इस ग्लोबल एलीट क्लब के सामने क्या बोलेगा? उनका HQ-9P डिफेंस सिस्टम इस तकनीक के आगे बिल्कुल बेसहारा है। ये बात उन्हें समझ आ गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक टेस्ट से एशिया के आकाश पर अपना दबदबा साबित कर दिया है। सर्वाइवेबिलिटी से लेकर सैचुरेशन अटैक तक ये विश्लेषण सच में आंखें खोल देने वाला था। हाँ, ये एक क्लियर सिग्नल है कि हमारा डिटरेंस अब हवाई किले नहीं बल्कि ठोस तकनीक पर टिका है। लेकिन इस गहरी चर्चा को बंद करने से पहले एक नया विचार जो अब दिमाग में गूंज रहा है। देखिए, तकनीक तो कभी ठहरती नहीं है ना। सही बात है। सोचिए कि अगर आने वाले 25 सालों में दुनिया की सुपर पावर्स अंतरिक्ष में बैठे स्पेस बेस्ड लेजर वेपन्स बना लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे सैटेलाइट्स जो मिसाइल के लिफ्ट ऑफ होते ही बिना किसी डिले के एक लेजर शूट करके उसको वहीं ध्वस्त कर दें। ये एक बहुत ही घबराहट पैदा करने वाली पर तथ्य पर आधारित संभावना है। इसका असर तो सीधा न्यूक्लियर डिटरेंस पर पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो फिर क्या होगा इस माफ का? क्या दुनिया अब हथियारों की एक ऐसी नई दौड़ की तरफ बढ़ रही है जहां असली लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि हमारे सिरों के ठीक ऊपर उस अंधेरे अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी? ये सच में मुद्दा सोचने पर मजबूर करता है। बहुत ही गहरा पॉइंट उठाया आपने। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि एक नई युग की शुरुआत करती है। आप नोटिस कर रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको भारत की स्ट्रेटेजिक पावर, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री एनालिसिस पर ऐसे डीप डिस्कशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि नैरेटिव नेशन सिर्फ हेडलाइंस एक्सप्लेन नहीं करता, हम ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के पीछे की रियल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डिकोड करते हैं। और ऑनेस्टली आपका सपोर्ट ही हमें और हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट लाने के लिए मोटिवेट करता है। हम 300 प्लस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। अब अगला मिशन 1000 सब्सक्राइबर्स। चलिए अब वापस आते हैं इंडियन ओशन के चेंजिंग पावर बैलेंस पर।